हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। जैसा आपको पता है कि हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज लेके चल रहे हैं और इसी में आज हम लोग इस कड़ी में लेसन नंबर 10 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। लेसन नंबर 10 जो कि ड्रामा चैप्टर है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए पेन पेपर लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और ये चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वर्ड ड्रामा मीन्स, ड्रामा वर्ड का मतलब क्या है ना, ड्रामा वर्ड का मतलब क्या है। ऑप्शन है प्ले, थिंक डन और थिंग। तो आप फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि जो वर्ड ड्रामा है, ड्रामा वर्ड का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है प्ले, ऑप्शन बी है थिंक डन, ऑप्शन सी है थिंग डन और ऑप्शन डी है थिंग। तो आई होप कि आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका आंसर है द वर्ड ड्रामा मींस थिंग डन। याद रखिएगा क्या है, थिंग डन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ब्लैंक वर्ड। ड्रामा वर्ड आया कहां से है ना। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, लैटिन वर्ड, फ्रेंच, इंग्लिश और ग्रीक। तो आपको कमेंट करना है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश वर्ड और ग्रीक वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ड्रामा वर्ड कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से। याद रखिएगा ड्रामा का मतलब थिंगडम और ड्रामा कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से। इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3, ब्लैंक इज द साइनोनिम्स ऑफ ड्रामा। देखिए साइनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। तो ड्रामा का साइनोनिम्स क्या है, प्ले है, स्टोरी है, नॉवेल है या फिर शॉर्ट स्टोरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ड्रामा का साइनोनिम्स, तो दैट इज प्ले। जिनका चैप्टर पढ़ा हुआ है वो लोग वीडियो को पॉज करके पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको 11 तक क्वेश्चन दिख रहा है उन सब का आंसर लिख लीजिए और दिन वीडियो को प्ले करके सारे को समझ लीजिए, आंसर को मैच कर लीजिए। नंबर 4 है वन हु राइट। देखिए ये 4 क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। वन हु राइट्स ड्रामा इज नोन एज। जो ड्रामा लिखता है उसे क्या कहते हैं, नॉवेलिस्ट कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं, ड्रामेरियंस कहते हैं या कॉमेडियंस कहते हैं, है ना। और ये बहुत कंफ्यूजन वाला आंसर है इसमें। तो इसका सही आंसर प्ले राइट। और ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं, क्या करते हैं, ड्रामेटिस्ट। लेकिन जो कि ऑप्शन में ड्रामेटिस्ट नहीं है तो उसके बाद वही ऑप्शन बचता है प्ले राइट या फिर ड्रामेटिस्ट। या देखिए ड्रामेरियंस दिया तो होगा नहीं। नंबर 5, इन जीबी शॉ। देखिए जीबी शॉ ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना। इन जीबी शॉ प्लेज द ब्लैंक आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। मतलब प्ले का मतलब क्या है, ड्रामा। तो जीबी शॉ के ड्रामा में किस चीज को प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है ना, शुरुआती महत्व दिया गया, किस चीज को प्राइमरी, किसको मेन महत्व दिया गया है, कहां पे, जीबी शॉ के प्ले में। कैरेक्टर्स को, सीन्स को, वर्ड्स को कि म्यूजिक को। तो आप बताइए कि जीबी शॉ अपने प्ले में, अपने ड्रामा में यानी कि अपने नाटक में किस चीज को प्राइमरी इंपॉर्टेंस, किस चीज को मुख्य जो है महत्व देते थे। इसका देखिए सही आंसर है वर्ड्स। किसको, वर्ड्स को, शब्दों को महत्वपूर्ण स्थान अपने ड्रामा के अंदर दिया करते थे। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर। देखिए कह रहा है कि देखिए ड्रामेटिक एलिमेंट तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन सब जो 3 सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे 3 ज्यादा महत्वपूर्ण ड्रामेटिक एलिमेंट्स है वो कौन कौन सा है, प्लॉट, कैरेक्टर एंड म्यूजिक, डायलॉग, जेस्चर, सीनिक इफेक्ट। तो डायलॉग है, क्या है, डायलॉग है देखिए प्लॉट है जो पार्ट बाई पार्ट होता है ना, कैरेक्टर्स है जो पात्र होंगे और डायलॉग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, है ना। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज है। याद रखिएगा एक ड्रामा का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो क्या क्या, प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग। नेक्स्ट है ड्रामा ऑफर्स अस अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स खालिस्तान रियलिटी। अब देखिए ड्रामा जो हमको ऑफर करता है, हमारे सामने पेश करता है, हमारे सामने प्रेजेंट करता है, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन। क्योंकि आप ड्रामा में जाते हैं ना, एक्टिंग होता है, स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। तो किस चीज की रियलिटी को, जो काल्पनिक है, जैसे हमारे हम लोग का रामलीला देखते हैं आप, तो कल्पना है ना कि राम जी ऐसे दिखते थे वैसे दिखते थे, वो काल्पनिक वास्तविकता वास्तव है, लेकिन हम लोग कोई देखे तो नहीं हनुमान जी को, राम जी को, रावण को, जिसको भी जो भी है। तो क्या है, इमेजिनेटिव, काल्पनिक वास्तविकता को हमारे सामने डायरेक्ट प्रेजेंट करता है। अ ड्रामा इज डिजाइन फॉर रिप्रेजेंटेशंस बाय। ड्रामा को डिजाइन किया गया है रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण के लिए। बाय किसके द्वारा, ड्रामेटिस्ट के द्वारा, एक्टर्स के द्वारा, राइटर्स के द्वारा और सिंगर्स के द्वारा।
तो ड्रामा को रिप्रेजेंट कौन करेगा? एक्टर्स करेंगे। कौन करेगा? एक्टर्स। नेक्स्ट है इन अ ड्रामा द कैरेक्टर्स रिवील। देखिए रिवील का तो उजागर करना, दर्शाना। तो ड्रामा द कैरेक्टर्स रिवील देमसेल्फ, यानी कि जो पात्र हैं उसमें वो अपने आप को सामने प्रस्तुत करते हैं, उजागर करते हैं, दर्शाते हैं थ्रू स्पीच एंड, स्पीच था ना बोल के, एंड एक्शन, साइलेंस, डायलॉग और डांस। तो स्पीच एंड एक्शन, देखिए स्पीच तो वही है बोल के, तो डायलॉग का तो काम खत्म हो गया, डांस तो बाद का चीज है, साइलेंस तो रहेंगे नहीं, तो कैसे उनको मालूम पड़ेगा? वो बोलेंगे और कुछ ना कुछ तो एक्शन करेंगे। 11 इंपॉर्टेंट है, 10 और 11 दोनों इंपॉर्टेंट है। और कॉमेडी लीड्स टू, मतलब कॉमेडी लीड्स टू खाली स्थान है कंक्लूजन, यानी कि एक कॉमेडी में जो समापन होता है वो किस तरह से होता है? सैड, हैप्पी, थॉटफुल और कंफ्यूजिंग। तो कॉमेडी का मतलब वैसे भी हंसी मजाक है, तो क्या होगा उसमें? हैप्पी। क्या होगा? हैप्पी। एंड द 11 इज तुगलक इज रिटन बाय, तुगलक किसने लिखा है? गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड, गिरीश घोष, इनमें से कोई नहीं। तो तुगलक का राइटर कौन है? गिरीश कर्नाड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल 11 क्वेश्चन हो गया। बने रहे वीडियो में, इस तरह के महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग आगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो 12 क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या इनर ट्रेजेडी, देखिए आप जानते हैं कि ट्रेजेडी क्या है? एक टाइप का ड्रामा है ना। इनर ट्रेजेडी द कॉन्फ्लिक्ट्स टर्मिनेट्स इन अ। और देखिए ट्रेजेडी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? विवाद, झगड़ा। तो कॉन्फ्लिक्ट जो टर्मिनेट मतलब समाप्त होना। तो ट्रेजेडी जो ड्रामा है उसमें जब विवाद रहता है उसको समाप्त कैसे होता है? क्राइसिस में, कंक्लूजन में, कैटास्ट्रॉफ में या फिर नन में? तो इसका सही आंसर, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नंबर 12 को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन अ ट्रेजेडी द कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन अ कैटास्ट्रॉफ। देखिए कैटास्ट्रॉफ का होता है दुखद अंत, है ना, मतलब दुखद अंत, समझ रहे ना, क्योंकि ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद चीज। तो याद रखिएगा कि ट्रेजेडी का जो समय, ट्रेजेडी में जो झगड़ा है, विवाद है, उसका टर्मिनेट, उसका समापन कैसे होता है? कैटास्ट्रॉफ में, यानी उसका समापन, विवाद का समापन हमेशा दुखद होता है, त्रासदी से भरा हुआ रहता है। ट्रेजिक कॉमेडी इज बोथ ट्रेजेडी एंड, देखिए तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है कि ट्रेजिक कॉमेडी जो ड्रामा का टाइप है, इज बोथ दोनों है, ट्रेजेडी भी और क्या होगा? देखिए नाम ही में है कॉमेडी, इसका तो आंसर ऐसे ही मालूम, बिना पढ़े बता सकते हैं। इसका भी आंसर क्या है? कॉमेडी, यानी कि आंसर नंबर सी। 14 है द रिलीजियस प्ले, जो धार्मिक जो नाटक था, एपियर इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में सामने आया। एपियर होता ना, सामने आना, मतलब इसका शुरुआत हुआ। तो जो रिलीजियस प्ले था, धार्मिक नाटक था, वो एपियर हुआ इंग्लैंड में सून आफ्टर द, कौन सी घटना के बाद? विक्टोरियन एज के बाद, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद, डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाद, या फिर एलिजाबेथन एज के बाद? तो इंग्लैंड में रिलीजियस प्ले की शुरुआत किसके बाद हुई? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद। याद रखिएगा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। और आप सब जानते हैं कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में हुआ था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। द पर्पस ऑफ द मिरेकल प्लेस। पर्पस का मतलब उद्देश्य, जो मिरेकल प्लेस थे उनका उद्देश्य क्या था? रोमांटिक था, रिलीजियस था, डायरेक्टिक था, फिर एकेडमिक था? इसका सही आंसर है डायडेक्टिक। क्या था? डायडेक्टिक। याद रखिए भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, नंबर 15, नंबर 12। तो मिरेकल प्लेस का जो पर्पस था, उद्देश्य क्या था? डायडेक्टिक, यानी कि शिक्षाप्रद था। क्या था? शिक्षाप्रद। इसका हिंदी होता है शिक्षाप्रद। 16 इन द ब्लैंक प्लेस द कैरेक्टर्स और वर्चुअस पर्सोनिफाइड। देखिए वर्चुअस पर्सोनिफाइड का मतलब समझ लीजिएगा, मतलब कौन से प्ले में कैरेक्टर जो पात्र थे, जो उसमें जो पात्र हम लोग फॉलो करते हैं उसमें वर वर्चुअस पर्सोनिफाइड। देखिए वर्चुअस पर्सोनिफाइड का मतलब क्या है कि कौन से नाटक में गुण दोष को, जैसे कि क्या है, सुंदरता, ताकत, ग्लूटनी मतलब है ना, ज्यादा खाने का शौक, पीस, शांति, जो गुण दोष होता है इंसान का, उसको कैरेक्टर बनाकर पेश किया जाता था। वर्चुअस पर्सोनिफाइड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नाटक जिसमें पात्र रूप में कौन होते थे? नहीं होता था भाई हम तो लालच हैं, तो हम तो वो क्या होता है, गरीबी है तो हम अमीरी है, ये सब गुण दोष है आदमी का, तो उसी को एज ए कैरेक्टर बनाकर पेश किया जाता था। तो ऑप्शन है ड्रामा, मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस और रोमांटिक प्लेस। याद रखिएगा मोरालिटी, मोरालिटी प्लेस में ही कैरेक्टर जो होते थे वो वर्चुअस पर्सोनिफाइड, यानी कि गुण दोष को इंसान के रूप में
प्रकट किया जाता था, जैसे कि ब्यूटी सुंदरता, स्ट्रेंथ ताकत, ग्लूटनी मतलब जो ज्यादा खाने का शौक रखने वाला, पीस यानी कि शांति। गैप वाज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ इंटरल्यूड्स। देखिए इंटरल्यूड्स क्या है, आप देखिए नॉर्मल इंटरमिशन समझते हैं ना, जब आप जाते हैं मूवी देखने, बड़ा सा मूवी होता है 3 घंटे का 3.5 घंटे का, तो बीच में क्या होता है इंटरमिशन होता है, और उस गैप में आपको कोई कोई प्रचार और ऐड दिखाया जाता है। तो इंटरमिशन वही है, जब बड़ा बड़ा नाटक होता था, 2-2 3-3 प्ले का ना एक्ट का ड्रामा होता था, तो उसके बीच में जब एक एक्ट का दूसरा एक्ट के बीच में गैप होता था, उस गैप में दिखाए जाने वाले छोटे छोटे नाटक या दृश्य को इंटरल्यूड्स कहा जाता है, याद रखिएगा। तो गैप वाज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ इंटरल्यूड्स। जॉन वाइक्लिफ, जॉन डॉने, जॉन हेवुड और बेन जॉनसन। तो इसका सही आंसर जॉन हेवुड। ये इंटरल्यूड्स के बहुत ही जाने माने फेमस राइटर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट रियल कॉमेडी वाज, पहला रियल कॉमेडी का नाम क्या था? गॉर्बोडक था, प्राइड ऑफ लाइफ था, रोस्टर रोस्टर था या फिर रोस्टर था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि पहला रियल कॉमेडी का नाम क्या था? रोस्टर डोस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट रियल कॉमेडी का नाम क्या था? रोस्टर डोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है कि द फर्स्ट रियल कॉमेडी वाज रिटन इन, यानी जो पहला रियल कॉमेडी था रोस्टर डोस्टर, कब लिखा गया था? 1850, 1750, 1650 और 1550। तो चलिए आंसर कमेंट कीजिए फटाफट कि पहला रियल कॉमेडी जो गॉर्बोडक रोस्टर डोस्टर था उसको कब लिखा गया? तो इसका जो सही आंसर वो 1550 से 1550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रोस्टर डोस्टर वाज रिटन बाय, फिर उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है कि रोस्टर डोस्टर को लिखा किसने था? तो याद है रोस्टर को लिखा किसने था? थॉमस नॉर्टन ने, थॉमस सैकविल ने, निकोलस वुडल ने या फिर E&B, यानी कि दोनों मिलकर, थॉमस नॉर्टन थॉमस सैकविल ने मिलकर लिखा था। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा? निकोलस वुडल ने लिखा था। 20 तक क्लियर। देखते हैं 21st। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज, अब देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट इस सबको आप ऑलरेडी हम सबको याद करा चुके हैं। तो पहला इंग्लिश का ट्रेजेडी का नाम क्या था? गॉर्बोडक। रट लेना अच्छे से कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी का नाम क्या था? गॉर्बोडक था। तो टोटल 21 क्वेश्चन हो गया। अभी जाइए मत, वीडियो बने रहिए, क्योंकि अभी आगे भी क्वेश्चंस है इसमें, क्योंकि मैंने आपसे सीधा प्रॉमिस किया है कि कोई सवाल नहीं छूटेगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आप देखें, मेरे बच्चे देखें, तो बिल्कुल बोले कि अरे यार ये सब क्वेश्चन मैंने कब का करके रखा हुआ है। क्वेश्चन में बोले यार कितना कहाँ से पढ़ के आया बच्चा। चलिए बने रहिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? गॉर्बोडक वाज रिटन बाय। देखिए आपने अभी पढ़ा था पीछे वाले क्वेश्चन में कि गॉर्बोडक क्या था? इंग्लिश का फर्स्ट ट्रेजेडी था। तो अभी सवाल उसी से रिलेटेड है कि गॉर्बोडक वाज रिटन बाय, किसने लिखा गॉर्बोडक को? थॉमस सैकविल ने, थॉमस नॉर्टन ने, निकोलस वुडल या फिर E&B, वो दोनों ने मिलकर। तो आप सबको पता है कि इसका जो सही आंसर होना है वो क्या होना है? सी की डी। इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी गॉर्बोडक को थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने मिलकर इसको लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के जो नाटक थे, प्लेस थे, वो ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी, इमेजिनेशन, रियलिटी और नन। तो लाइफ एंड ब्यूटी, याद रखिएगा। ड्रामा का, शेक्सपियर का जो ड्रामा था वो ग्रेट रिवर का, लेकिन सच में नदी था, मतलब उसमें एक मिक्सचर था, कॉम्बिनेशन था किस चीज का? जीवन का और सुंदरता का, है ना, ब्यूटी का। नेक्स्ट है इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के नाटक में, आप सब जानते हैं कि ड्रामा का सिनोनिम्स क्या है? प्ले। तो शेक्सपियर के प्लेज में ब्लैंक ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन। ऑक्यूपाई का मतलब है ग्रहण करना। तो सेंटर ऑफ क्रिएशन, जो उसका रचना का जो मुख्य बिंदु, जिसके ऊपर पूरा फोकस, वो कौन होता था? प्लॉट होता था कि मैन की, गॉड की वर्ड्स। इसका करेक्ट आंसर है मैन। याद रखिएगा शेक्सपियर के राइटिंग में सेंटर ऑफ क्रिएशन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मैन। तो याद रखना, क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि किसके प्लेस में, है ना, किसके प्लेस में मैन सेंटर ऑफ क्रिएशन था? तो शेक्सपियर के। या फिर पूछ देगा कि शेक्सपियर के प्लेस में सेंटर ऑफ क्रिएशन कौन हुआ करता है? तो मैन। नेक्स्ट है इंग्लिश ड्रामा रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इंग्लिश ड्रामा जो है वो हाईएस्ट पॉइंट, यानी उसका एकदम बोलते हैं ना टॉप पीक पर, सबसे ऊपर, जिस डिकेड में पहुंची फॉलोइंग ब्लैंक डेथ इन 1603। किसके डेथ? विक्टोरिया के डेथ, एलिजाबेथ के डेथ, किंग जॉर्ज के डेथ में या फिर नन?
जिसका सही आंसर है एलिजाबेथ के डेथ के समय। अब देखिए, याद रखिए एलिजाबेथ के डेथ का जो दशक था, है ना, जो दशक होता है ना 10 ईयर्स, और डेथ कब हुआ था 1603 में। तो याद रखिए जब एलिजाबेथ का डेथ हुआ 1603 में, उसी दशक में इंग्लिश का ड्रामा अपने टॉप पोस्ट पीक पर था, है ना, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा था। नेक्स्ट है गैप वाज द सक्सेसर ऑफ एलिजाबेथ, मतलब उसके बाद, है ना, एलिजाबेथ के बाद कौन आया, उसका सक्सेसर कौन था। विलियम केन था, जॉन थॉमस था, जॉन फर्स्ट था, या फिर किंग लियर। याद रखिए इसका कौन था, जॉन फर्स्ट। अब देखना लिखा हुआ 1558 से 1603, ये किसके लिए है, एलिजाबेथ के लिए, याद रखिएगा उनका, है ना। देखिए 1603 उनका डेथ हुआ है ना। नेक्स्ट है इन द ब्लैंक केस, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द ब्लैंक केस द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन, कॉमेडी ऑफ मैनर्स किस काल में, किस एज में लिखा गया, विक्टोरियन एज में, रिस्टोरेशन एज में, एलिजाबेथन फिर नन। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्टोरेशन एज। देखिए रिस्टोरेशन एज क्या था, राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई थी, और ये कब से कब था, 1660 से 1700। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ये जो लिखा हुआ है ना, किसके लिए लिखा हुआ है, रिस्टोरेशन एज के लिए, ठीक है। कब से कब था अगर पूछ देगा तो 1660 से 1700, राजतंत्र की पुनर्स्थापना, रीस्टोर हुआ था राजतंत्र। तो याद रखिएगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स कब लिखा गया था, रिस्टोरेशन एज में लिखा गया था। नेक्स्ट है द लाइसेंसिंग एक्ट। देखिए लाइसेंस, कोई चीज लाइसेंस चाहिए होता है ना, कोई भी काम करता है उसका लाइसेंस, ड्राइविंग करता है लाइसेंस है, कोई दुकान चलाता है उसका लाइसेंस लेता है। तो लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ कौन सा ईयर का है, रेस्ट्रिक्टेड, इसने रोक लगा दिया फ्रीडम, आजादी पर, एक्सप्रेशन बाय ड्रामेटिस्ट, जो एक्टर लोग ड्रामा करते थे, स्टेज से परफॉर्म करते थे, तो उनके आजादी को उसने छीन लिया। वो लाइसेंसिंग एक्ट ड्रामा का कब आया था, इंग्लैंड के अंदर आया था 1837, 1637, 1737, 1935। तो लाइसेंसिंग एक्ट कब आया था, 1737 में, यानी कि 1737 में लाइसेंसिंग एक्ट आया था। देखिए यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं समझाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना कि हाँ इसका आंसर ये है, क्योंकि आपको पहले से पढ़ा हुआ है। और जिनका भी छूटा हुआ है वो प्लेलिस्ट में आएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा चैप्टर 2-3 पार्ट में पढ़ाया हुआ, खूब सुंदर से पढ़ाया हुआ, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट टीएस एलियट रिवाइव्ड। देखिए रिवाइव, जो बच्चा आज खेलता है ना फ्री फायर पबजी क्या क्या खेलते हैं, उसमें रिवाइव करते, रिवाइव दे भाई, पुनर्जीवित करना। तो टीएस एलियट ने रिवाइव किया था ट्रेडिशन, परंपरा को, किसके परंपरा को, वर्ड्स ड्रामा। देखो वर्ड्स ड्रामा क्या होता है, ड्रामा तो आप जानते ही हैं। वर्ड्स ड्रामा क्या होता है, ऐसा ड्रामा जिसमें डायलॉग्स को, जो एक्टर्स है वहां पे जो परफॉर्म करके डायलॉग को वर्ड्स, पोएट्री के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो क्या है, टीएस एलियट ने रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया किस परंपरा को, वर्ड्स ड्रामा की परंपरा को, कौन से सेंचुरी में, 18, 19, 20 और 16। तो आंसर इज 20 सेंचुरी। आप क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि किसने रिवाइव किया वर्ड्स ड्रामा की परंपरा को, तो टीएस एलियट ने। आप कब रिवाइव किया, तो 20 सेंचुरी में। नेक्स्ट है गैप गिव द ड्रामा अ फिलोसफिकल डायमेंशन। देखिए फिलोसफिकल डायमेंशन का मतलब क्या है, मतलब दार्शनिक आयाम, दार्शनिक स्वरूप। तो याद रखिएगा ड्रामा को दार्शनिक स्वरूप किसने दिया था, ये सवाल पूछा गया है। सैमुअल बेकेट, सैमुअल जॉनसन, शेक्सपियर और नन। तो इसका आंसर है सैमुअल बेकेट। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। अभी जाइए मत, थोड़ा सा और है, 2-4 मिनट का और बनेगा इसमें, तो आप वीडियो में बने रहिए और बस फटाक से जल्दी से हम लोग इसको खत्म करते हैं। तो देखिए 30 क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब छोटा सा 3 पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है, देखिए अ ड्रामा इज अ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। ड्रामा रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है, मतलब क्या है कि जैसे कहानी आप पढ़ लेते हो, कविता गा लेते हो, नॉवेल पढ़ लेते हो, ड्रामा पढ़ने का क्या रिप्रेजेंटेशनल है। जो भी उसमें चीजें हैं, पात्र, उसको क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। बोलते ना ड्रामा हो रहा है, गांव में से रामलीला होती है, ड्रामा। तो याद रखना है ड्रामा कैसा आर्ट है, रिप्रेजेंटेशनल, ये प्रस्तुतिकरण वाला आर्ट है, कला है। ड्रामा इज ऑल्सो कंपोजिट आर्ट। देखिए कंपोजिट आर्ट का मतलब क्या, मिश्रित कला। क्या है, मिश्रित कला। क्योंकि ड्रामा में कोई एक चीज से, देखिए कविता को लिखा तो एक आदमी लिख दिया, कविता हो गया, कहानी को लिख दिया, हो गया, पढ़ लिए, काम खत्म। लेकिन ड्रामा कंपोजिट आर्ट है, इसका मतलब क्या है कि उसमें स्टेज का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, आपका प्लॉट का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टर्स का भी उतना इंपॉर्टेंस है, सीनिक इफेक्ट का भी उतना इंपॉर्टेंस है, डायलॉग्स का उतना इंपॉर्टेंट है, जेस्चर हाव भाव का उतना इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंस है। इन सब को मिलाकर एक मिक्सचर है ड्रामा। इसलिए कहते हैं ड्रामा क्या है, कंपोजिट आर्ट भी है, मिश्रित कला भी है। और ड्रामा इज डिजाइंड, ड्रामा को जो इसको बनाया गया है
परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। देखो ना रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। एंड नॉट फॉर पर्सनल परस्यूअल, देखिए पर्सनल परस्यूअल तो क्या, व्यक्तिगत उद्देश्य। ये कोई व्यक्तिगत सिंगल आदमी का नहीं, एक आदमी बैठ कर देख लिया एक आदमी ड्रामा कर लेगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे बोले कंपोजिट आर्ट है। तो आई होप कि आपको अभी चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हम लोग बिल्कुल अब अंत की तरफ आ गए हैं। 10 चैप्टर हो गया, इसका 11 चैप्टर और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा ऑब्जेक्टिव का, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने उसका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है लगभग। अब एक चैप्टर और है, मैंने कहा था कि हम लोग 7-8 सितंबर से पहले पहले खत्म कर लेंगे। तो देखिए हम लोगों ने उसको खत्म करने की तरफ कदम एकदम बढ़ा दिया है। अब एकदम अंतिम स्टेप पे है। तो आप सारे बच्चे पीछे का सब वीडियो देख के कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, मेहनत से उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आपके सामने जो एक वीडियो आती है 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट की, उस वीडियो को पूरा तैयार करने में मुझ जैसे इंसान को तो कम से कम 2-3-4 घंटा लग जाता है। अब बाकी जो लोग पूरा एडिट करते हैं, क्या क्या करते हैं, उनको तो और 6 घंटा लगता होगा। तो हर टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करता है प्यारे बच्चों। तो सपोर्ट कीजिए जरूर से अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो बैठ कर देखते हो तो निश्चित तौर पे इसमें कोई कहने की बात नहीं है, संदेह नहीं है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको फायदा नहीं हो रहा है। तो जो लोग भी शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हैं उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे टीचर्स को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप हैं तो टीचर्स हैं, आप ही नहीं हो तो टीचर्स क्या करेगा बैठ के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे काम तमाम स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव का। तब तक बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।